भाई वो फिर से मुड़ेगा, क्योंकि भाई फिर से प्रकाश की चाल चेंज हुई है। बात क्या है, तारा एग्जैक्टली होता यहाँ है, लेकिन हमें तारा जो है यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि कभी चमकता रहेगा, कभी नहीं चमकेगा, कभी चमकता रहेगा, कभी नहीं चमकेगा, कभी वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ के आए थे क्या, प्रिज्म के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि भाई किस तरीके से प्रिज्म के अंदर एक व्हाइट लाइट जाती है और 7 कलर के कलर हमारे पास बाहर आ जाते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण के बारे में। ठीक, वर्ण विक्षेपण में हमने देखा था कि हमारे पास 7 कलर डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? वेब की ओर से हमने सीखा था कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, 7 कलर हमारे डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें हमने तरंग दैर्घ्य देखी थी। सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल कलर की होती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। क्यों? क्योंकि लाल कलर का अपविचलन कोण जो होता है वो बहुत कम होता है, और जबकि जो हमारे पास बैंगनी कलर का विचलन कोण होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष के बारे में, जो कि आपको रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो वो रंग बिरंगा क्यों दिखाई दे रहा है, कैसे बनता है इंद्रधनुष, ठीक है, ये बारिश की बूंदें किस तरीके से प्रिज्म का काम करती है, इस सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को एक नए जोश के साथ। तो भाई सबसे पहली बात, जब भी कोई मतलब जब बारिश होती है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? बारिश की बूंदें होती है, बहुत ज्यादा बूंदें। तो बूंदें कैसी होती है? गोल होती है। ठीक है, बेसिकली गोल नहीं, कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन हम उसको गोल तरीके से मान सकते हैं, है ना। तो बात क्या है, जब ये बारिश की बूंदें जो गोल हैं, ठीक, बारिश की बूंदें जो ये हमें गोल दिखाई दे रही हैं, इसमें क्या होता है, कभी आपने ऐसा मौसम देखा है ना कि आधा तो बादलों से भरा हुआ और आधा कहते हैं हमारा सूरज निकला हुआ है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत, ना तो पूरी तरीके से बारिश ही पड़ रही है और ना पूरी तरीके से धूप ही निकल रही है, वो वाली कंडीशन मान लीजिए आप। ठीक है, तो उसमें जब बारिश की बूंदों पर धूप पड़ती है, ठीक है, यहां से हमारी आ रही है लाइट, ठीक है, यहाँ हमारा कहते हैं बादल हैं, बारिश की बूंदें हैं, और यहाँ हमारा सन है। तो बात क्या है, जब बारिश की बूंदों मतलब बारिश की बूंदों में जब सनलाइट आती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो हमने एक बात करी कि भाई सूर्य का प्रकाश जब कहते हैं जैसे प्रिज्म में प्रवेश कर रहा था तो वो 7 कलर में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से जब वो बारिश की बूंदों के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश कर गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई देखो, विरल माध्यम है, हवा हमारा विरल माध्यम है, पानी की बूंद हमारी क्या हो गई? सघन माध्यम हो गई। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या हो जाएगा? थोड़ा सा झुकेगा, यानी उसके अंदर एक घटना होगी जिसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं हम? अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, तो भाई अपवर्तन होगा, फिर उसके बाद क्या है, ये दूसरी वाली एक लेयर में तो क्रॉस कर जाती है, दूसरी वाली लेयर से इसका हो जाता है आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाता है? आंतरिक परावर्तन। और दूसरी साइड से वो जब बाहर निकलती है, ठीक है, तो बात क्या है, वो कलर में डिवाइडेड हो जाती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यही होता है, ये फिनोमिना है कि जब वही किसी बूंद के अंदर, ठीक है, अब ये एक बूंद तो है नहीं, एक बूंद से तो हमारा बनेगा नहीं, लेकिन वही बात है ना, बूंद बूंद से सागर होता है। तो जब कई सारी बूंदें मिल जाती हैं तब ये हमारा इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। जब कई सारी बूंदों में हमारे पास सनलाइट जाएगी और सनलाइट जाने के बाद उसमें से सनलाइट बाहर मतलब कहते हैं 7 कलर में डिवाइड होकर बाहर निकल के आएगी, तब हमें क्या दिखाई देता है? हमारा प्यारा इंद्रधनुष, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपका मन उतावला हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से बात क्या है, इसके लिए कंडीशन है कि मतलब धूप या मतलब सनलाइट होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, हमें मतलब इसमें पूर्ण तरीके से विक्षेपण हो सके और बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई दे। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी बूंद है, ठीक है, बूंद में सनलाइट प्रवेश कर रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण के बारे में आप सभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, इतना सबको नॉलेज है कि वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से कलर थे? वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, यही तो कलर थे। ठीक, ये हम पढ़ के आ चुके। अब बात क्या है, जब वो उस बूंद के अंदर जाती है सनलाइट, ठीक है, बूंद के अंदर जब सनलाइट जा रही है तो हमने बताया कि सघन उसके इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो थोड़ा सा ऐसे जाने वाली थी, ठीक है, ऐसे चली गई, ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन बात क्या है, असली खेल होता है किसके अंदर? बूंद के अंदर। बूंद के अंदर क्या है, इसमें होता है आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसके बूंद के अंदर क्या हो जाता है? आंतरिक परावर्तन। प्रकाश किरण यहां से टकराकर वापस लौट जाती है और ये क्या है, 7 कलर में डिवाइडेड होकर बाहर निकलती है। ठीक है, यानी इसका विक्षेपण होकर, ठीक है, जो हमारे पास सूरज की किरण है, इसका विक्षेपण होकर बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, हमें प्यारा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आइए चलिए एक बार इसको एनसीईआरटी एनालिसिस भी देख लेते हैं कि मतलब बुक में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वैसे भी ये समझ तो गए हैं। ठीक, इंद्रधनुष
वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हमें पता है वर्ण विक्षेपण को मतलब जब सारे कलर रंगों का ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बात क्या है, वो प्रिज्म जो था वो तो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया है, हमारे हाथों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। लेकिन 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 ये तो प्रकृति का खेल है। बारिश की बूंद पड़ रही है, प्रकृति का खेल है, ठीक है, सूरज दिख रहा है, प्रकृति का खेल है। तो बात क्या है, जो प्रकृति अपने आप करती है वो होता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। यानी ये जो इंद्रधनुष बन रहा है ये भी क्या है, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। परिक्षेपण यानी इसके अंदर जो मैंने प्रोसेस बताया वो सब, ठीक। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष, हाँ भाई ये कंडीशन है, इंद्रधनुष जब भी बनेगा वो सूरज की विपरीत दिशा में बनेगा। अगर इंद्रधनुष इधर बन रहा है तो सूरज की दिशा किधर होगी, इधर की साइड होगी। अगर वो आपके राइट साइड में बन रहा है तो सूरज की दिशा किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। तभी तो सामने से, अरे सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि सामने से प्रकाश पड़ेगा तभी तो दिखाई देगा, तभी तो बनेगा, ठीक है। इतनी तो दिमाग में बात जानी चाहिए, ठीक। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित और विक्षेपित करती हैं, ठीक है। मतलब बूंदें अपवर्तित हो रही हैं, यहां पर आई अपवर्तित हुई हैं, ठीक है, विक्षेपित हो रही है, यहाँ पर 7 कलर में डिवाइडेड भी हुई है तो उसको विक्षेपण कहते हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित कहते हैं। आंतरिक परिवर्तन यानी यहाँ पर आंतरिक परिवर्तन यानी जो इसके अंदर परिवर्तन चल रहा है, ठीक है। अंततः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय पुनः को अपवर्तित करती हैं, ठीक है। अपवर्तित क्यों करती हैं, हाँ भाई ये कंडीशन ये नहीं बताई। ये कंडीशन क्या है, अपवर्तित करने का मतलब ये था कि भाई देखो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, यानी जहां पर प्रकाश का चलना आसान था, ऐसी जगह से कहां पर गया जहां पर प्रकाश का चलना मुश्किल था, यानी यहां से हवा में से पानी की बूंद में गया, ठीक है, तो प्रकाश थोड़ा सा मुड़ा, ठीक। अब वो बात क्या है, जब वो पानी की बूंद से निकलेगा, पहले तो पानी की बूंद में चल रहा है, फिर उसके बाद किस में चलेगा, फिर उसके बाद चलेगा हवा में, तो भाई वो फिर से मुड़ेगा क्योंकि भाई फिर से प्रकाश की चाल चेंज हुई है, फिर से अपवर्तन होगा, ठीक है। तो यानी हमारा 2 बार अपवर्तन हो चुका है। तो प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेप नेत्रों तक पहुंचते हैं, ठीक है। और हमारा इस तरीके से हमें क्या है, इंद्रधनुष प्राप्त है। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर है तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी भी जलप्रपात अथवा जल के फौरे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। जलप्रपात हो, फव्वारा हो, उसमें भी हम क्या है, इंद्रधनुष देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें कंडीशन क्या है, जल की बूंदें चाहिए। अब नेक्स्ट बात आ जाती है वायुमंडलीय अपवर्तन की। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई जब प्रकाश की मतलब अपवर्तन क्या था, अपवर्तन क्या होता है, जब हम प्रकाश की चाल में कहते हैं प्रकाश की चाल बदल रही है, ठीक है, लाइट अपना मोशन चेंज मतलब गति चेंज कर रही है और फिर उसके बाद उसके जो मतलब मार्ग में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी जो मतलब मुड़ रही है, ठीक है, मार्ग बदल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। यानी प्रकाश की गति बदलने के कारण उसके मार्ग में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब बात क्या है, अपवर्तन अभी तक हमने जो देखा था वो कंडीशन ये देखी थी, भाई हमने देख लिया कांच से जल में, ठीक है, जल से कांच में, ठीक है, या फिर हवा से जल में, या हवा से जल से हवा में, है ना, यही तो देखा था। लेकिन अब हवा में से हवा देखेंगे, ठीक है, हवा में हवा। अब एक बात आपको ये समझने वाली है कि आप ये ध्यान रखना कि जो गर्म हवा होती है, एक मिनट, जो गर्म हवा होती है उसका जो अपवर्तनांक होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, वो होता है कम, ठीक है, कम होता है। आई मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी एन क्या होता है, कम होता है। ठंडी हवा का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठंडी हवा का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, गर्म हवा के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि गर्म हवा में क्या है, कण आसानी से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर भागते हैं, हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है। आपने ये पहले पढ़ा भी होगा कि गर्म हवा जल्दी से ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है। ठंडी हवा के कण बेचारे ऐठे हुए हैं, ठीक है, भारी है, तो बात क्या है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। तो बात क्या है, हमारे वायुमंडल में कभी तो ठंडी हवा मिलेगी, जब कोई भी लाइट आती है ना, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें कभी तो आपको ठंडी हवा मिलेगी, कभी गर्म हवा मिलेगी, कभी ठंडी हवा मिलेगी, कभी गर्म हवा मिलेगी, यानी टेम्परेचर बदलता रहता है। तो बात क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, हमें पता है कि भाई जब कम माध्यम मतलब जिसका अपवर्तनांक कम हो उससे दूसरे माध्यम में जाए जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, तो वो प्रकाश क्या अभिलंब के पास झुक जाएगी। वहीं दूसरी, अब आगे जाके ये थी कंडीशन जब गर्म हवा से किसमें जा रही है, गर्म को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको ठंडी हवा को सी से, ठीक है। अब मान लो हमें आगे जाके फिर गर्म हवा मिल गई, ठीक है, गर्म हवा मिल गई, यहां पर हमने नॉर्मल खींचा तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना,
अभिलंब से दूर हट जाएगी, जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें। आगे जाके मान लो फिर से हमें गर्म हवा, ठंडी हवा मिल गई, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या है, फिर से वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बात क्या है, यही कंडीशन होती है कि बार बार जब हवा मतलब गर्म हवा, ठंडी हवा ये परिवर्तन मतलब परिवर्तित होती है ना, तो बात क्या है, बार बार डिफ्लेक्शन होता है, बार बार चेंज होता रहता है, तो इसलिए जो लाइट का मार्ग है वो बार बार चेंज होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। दोबारा समझेंगे, गर्म हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, ठंडी हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है, ठीक है। एक मिनट, ठंडी हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, उल्टा बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बात क्या है, जब कोई भी प्रकाश किरण, गर्म हवा का है अपवर्तनांक कम है यानी विरल माध्यम है, और ठंडी हवा है अधिक अपवर्तनांक है यानी सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कहां से जाएगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, जस्ट मोमेंट, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई आगे जाके दोबारा गर्म हवा आ गई, ठीक है, आगे दोबारा गर्म हवा है तो भाई आगे जाके फिर एक अभिलंब बनाएंगे, ठीक है। हमने देखा कि भाई मतलब गर्म हवा है तो फिर मतलब अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जाने का मतलब है अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। हमने फिर देखा, अरे यार, फिर आगे गर्म हवा वो ठंडी हवा मिल गई, ठंडी हवा मिल गई तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा अभिलंब खींच ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जब प्रकाश किरण विरल, आपकी बार क्या था, ये ठंडी हवा थी और ये सॉरी ये गर्म हवा थी, ये क्या है, ठंडी हवा है, ठीक है। ठंडी हवा का सघन मतलब सघन माध्यम, गर्म हवा यानी विरल माध्यम, तो विरल माध्यम सघन किसमें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो कहां की ओर जाएंगे, किसकी ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, वायुमंडल में अपवर्तन होता रहता है, प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। यानी जो हमारे पास मतलब हवा के कारण, गर्म हवा और ठंडी हवा के कारण जो वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं, बताऊं क्या, जैसे कि सबसे पहला तो भाई तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक ये सबसे बढ़िया वाला, आपको पता है जो सूरज है ना, वो हमें सूरज उदय होने से पहले 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ठीक है, और वो भी केवल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। उसका जो ओनली वन रीजन है वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, कि जो सूरज है, सनराइज हुआ, मान लो समझ लो 5:17 पर सनराइज हुआ है, तो हमें वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाएगा, और जो हमें सूर्यास्त पे, ठीक है, सूरज जो है वो 2 मिनट बाद तक, सूरज छिप चुका है उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन का, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं कि भाई हाँ भाई वायुमंडलीय अपवर्तन में ये किस तरीके से होता है और हमें तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आखिर आज चांद तारों की बात आई गई, ठीक है, लेकिन हम आपके चांद तारों की बात नहीं कर रहे, हम अपने चांद तारों की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, आपने संभवतः कभी आग या भट्टी या किसी ऊष्मीय विकिरण नहीं देखना हमने, ठीक है। जलमलाहट का मतलब जैसा आप आग को देखा होगा ना कि आग में ऐसे इस तरीके से हवा निकलती है, ठीक है, लहरें जाती हुई नजर आती हैं, ठीक है। तो वो बात क्या है, वो गर्म हवा है, वो गर्म हवा ऊपर उठती है। तो वो इस तरीके से ये बताना चाह रहा है कि भाई गर्म हवा जो है वो कम सघन होती है, विरल माध्यम में होती है, उसके कारण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वो आसानी से ऊपर उठ जाती है, हल्की होती है। एक मिनट, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपनी ओर ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। यानी जो गर्म वायु है वो हल्की होती है और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, यानी अपवर्तनांक भी हमारा कम होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, नो डाउट समझ में आ गया होगा। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वायु वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। मतलब बात क्या है, उसकी एग्जैक्टली कंडीशन हमें दिखाई नहीं देती, अलग अलग कंडीशन दिखाई देंगी। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है। यानी जैसे कि अब मैं बताता हूं आपको तारों का टिमटिमाना है क्या। आओ चलो देखते हैं तारों का टिमटिमाना, तारों को टिमटिमाएंगे। हाँ तो भाई तारों का टिमटिमाना क्या होता है, तारों का टिमटिमाना कैसे होता है, तारों का टिमटिमाना एक एग्जांपल है हमारे पास किसका, वायुमंडलीय अपवर्तन का। कंडीशन ये होती है कि भाई जो हमारे पास जो तारे हैं बहुत ज्यादा दूर हैं और जो उनका प्रकाश है वो बिंदु माफिक आता है, मतलब बिंदु प्रकाश मान सकते हैं हम उसको। बिंदु प्रकाश यानी बहुत कम प्रकाश आता है, बहुत कम प्रकाश आता है। तो हमने बताया कि भाई जो हमारे पास प्रकाश किरण है, ठीक है, वो किस में जाएगी, वायुमंडल में। एक हमारे पास, अरे वाह, पृथ्वी मिल गई, ठीक है, ये हमारे पास पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। जब वो इस प्रकाश किरण में आ रही है, ठीक है,
मतलब इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब वो तारे का प्रकाश आ रहा है, तो बात क्या है, जब वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है, अब वो क्या गर्म हवा में प्रवेश करी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठंडी हवा में प्रवेश करी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी थोड़ा सा मुड़ जाएगी, क्योंकि इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। अब उसके बाद दोबारा गर्म हवा मिल गई तो फिर दोबारा मुड़ेगी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ठंडी हवा मिल गई, फिर दोबारा मुड़ेगी। तो ये कंडीशन होती है। बात क्या है, बार बार क्या है, हवा चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें मतलब उसकी मार्ग में परिवर्तन होता रहता है। बात क्या है, तारा एग्जैक्टली होता यहां है, लेकिन हमें तारा जो है यहां पर दिखाई देता है, बस इतना हो जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है इस तरीके से, ठीक है, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मतलब कुछ तो किरणें बिखर जाएंगी, ठीक है, कुछ कहते हैं हमारे पास वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। वो किस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे पास ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों है, ठीक है, इस तरीके से गैसों की वजह से अपवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें तारे की आभासी स्थिति नजर नहीं आ पाती है, वो सॉरी, तारे की आभासी स्थिति दिखाई देती है, यानी हमें तारा कहीं और दिखाई देता है, होता है कहीं और, इसलिए बार बार वो तारा ना कभी इधर चमकेगा, कभी इधर चमकेगा, कभी चमकता रहेगा, कभी नहीं चमकेगा, कभी चमकता रहेगा, कभी नहीं चमकेगा, कभी चमकता रहेगा, कभी नहीं चमकेगा। तो इस कंडीशन से ना, मतलब बार बार वो जब डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, बार बार वो विचलन आता है प्रकाश के मार्ग में, ठीक है, तारे तारे की जब रोशनी आ रही है, उसके मार्ग में जब बार बार वो डिफ्लेक्शन आता है, बार बार वो मुड़ता है, ठीक है, इधर उधर हो रहा है, कभी गैस आ रही है, कभी उसका मतलब वो बिखर रही है उसकी, ठीक है, मतलब बीच बीच में वो मतलब तारे, मतलब जो वो तारा था, तारे का जो लाइट आ रही है, तो वो मतलब कभी तो वो मुड़ रही है, कभी वो इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है, कभी उसका बेचारी का अपवर्तन ऊपर की साइड हो रहा है, कभी अभिलंब से दूर हो रहा है, कभी अभिलंब के पास हो रहा है, यानी बार बार वो मुड़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, ऐसा लगता है कि मतलब बात क्या, रोशनी बहुत हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से हमें तारा कभी तो चमकता है, कभी नहीं चमकता है, कभी चमकता है, कभी नहीं चमकता है, ठीक है, यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है, मेन कारण यही है, मतलब मेन कहने का यह है कि तारे की अगर स्थिति यहाँ पर है, जो हमारी यहाँ पर दिखाई गई है, तो भाई हमें यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी दूसरी जगह, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्थिति बार बार बदल रही है कि हाँ भाई, कभी कभी मतलब अकॉर्डिंग टू द एयर। अब आ जाओ एक बार, अच्छा एक बात बताओ, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ग्रह क्यों नहीं आते? बात क्या है, ग्रह इसलिए नहीं आते, ग्रह का जो आकार है तारों की तुलना में, मतलब देखो तारे बड़े हैं, नो डाउट बड़े हैं, लेकिन बात क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो यानी बिंदु प्रकाश के माफिक आ पाता है, लेकिन ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी के पास है, ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास होने के कारण वो थोड़े से बड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उनका ज्यादा प्रकाश आता है और हमें वे टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, क्यों, क्योंकि उसमें उनका इनफ प्रकाश है, उनका इतना पर्याप्त प्रकाश है कि भाई हमारी आंखों तक बिल्कुल पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन तारों का इतना प्रकाश नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आइए एक बार एनालाइज कर लेते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, वो तो हम रीजन पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो रहता है, यानी जैसे मैंने ठंडी हवा गर्म हवा, ठंडी हवा गर्म हवा, ठंडी हवा गर्म हवा, इधर उधर नाचता रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं, ठीक है, झुका देता है। बात क्या है, कभी तो वो अभिलंब की ओर झुकाएगा, कभी अभिलंब से दूर भी जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में चला गया तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब के पास आ जाएगा। अतः तारे का आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग हो जाती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। देखो वही सेम कंडीशन है, ठीक है, जो कौन सी वाली है, अग्रिम सूर्योदय यानी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी स्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है कि तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे बदलती रहती है, क्यों, क्योंकि उसका अपवर्तन लगातार हो रहा है, ठीक है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या उसकी स्थिति वास्तविक आभासी स्थिति भी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं होती, चूंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं, यानी बिंदु प्रकाश आता है, बहुत कम लाइट आती है, इतनी लाइट नहीं है, मतलब पास जाओगे तो बहुत लाइट है, लेकिन दूर से बहुत कम लाइट है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारों का आभासी स्थिति में विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, यानी टक 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 ऐसा होती रहती है, मतलब कभी दिखाई देता कभी नहीं दिखाई देता, वही मतलब टिमटिमाना, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला, और जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। और दूसरी बात हमने
ये बता दिया कि भाई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि भाई ग्रह हमारे पास तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत मतलब सही मात्रा में हमारे पास लाइट आ पाती है। बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों में हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि भाई जब बहुत सारी लाइट आ रही होती है, मतलब काफी इनफ पर्याप्त मात्रा में लाइट आती है, तो भाई जब वो उसका अपवर्तन होता है ना, तो अपवर्तन का कभी अभिलंब से दूर हो रही है और कभी अभिलंब के पास, तो उसका जो औसत आता है दूर हटने का और पास आने का, दूर हटने का और पास आने का, यानी परिवर्तन का टोटल जो औसत आता है वो शून्य होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भाई अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी हमारे पास जो सूरज है वो 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है सनराइज से पहले, और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है सनराइज सनसेट के बाद, सनराइज के बाद नहीं, सनसेट के बाद। ठीक, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, और टिंडल प्रभाव, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड। ठीक है, टिंडल प्रभाव। ठीक, और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, चलिए आप पढ़ के आना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, तो कल हम पढ़ाएंगे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, जो कि आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं जल्दी, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टाटा बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक, जो कि है हमारा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त।